अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जनरल सीएसएस। मैं हूं सिकलेंस जमल और आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। आज है 28 मार्च और आज है मेरी बर्थडे। तो अगर अभी तक आपने मुझे विश नहीं किया होगा तो नीचे कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। और आपको अगर अपडेट्स नहीं मिलती मेरे बारे में, मेरे न्यू सेशंस के बारे में, न्यू वीडियोज़ के बारे में, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू कैन स्टे इन्फॉर्म्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। इससे पहले हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 3। इसमें हम नेचुरल डिजास्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान और एवलांच को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और ये फ्री जनरल साइंस का कोर्स है, सो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट ऑल ईयर लॉन्ग। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। जी, वी हैव नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स और लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, नेचुरल हैज़र्ड और डिज़ास्टर में क्या फ़र्क है, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, और फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स की टाइप्स क्या हैं, स्केल क्या होता है, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। इफ़ेक्ट्स की भी इनफैक्ट्स हमारे पास 3 टाइप्स बनती हैं, तो ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। फिर डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, बेसिकली एनडीएमए का जो रोल है वो क्या है, या फिर एनडीएमए कब बनी, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एवलांच की कॉजेज और उसकी टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस साल एक्सपेक्टेड भी है कि ये आ जाएगा। जी, डिफाइन नेचुरल हैज़र्ड। तो नेचुरल हैज़र्ड्स, अच्छा मैं ऊपर से रीडिंग करने की बजाय आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको वो बताता जाता हूँ, रीडिंग आप खुद इस पे कर सकते हैं। तो बात ये है कि हैज़र्ड क्या होता है, बेसिकली नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से कोई भी जो खतरा होता है उसको हम कहते हैं जी कि ये नेचुरल हैज़र्ड है। फॉर एग्जांपल, कोई तेज़ आंधी चलती है तो वो भी एक नेचुरल हैज़र्ड है, अर्थक्वेक है वो भी एक नेचुरल हैज़र्ड है, हरिकेन, फ्लड वगैरह, ये सारे नेचुरल हैज़र्ड्स हैं। नेचुरल फिनोमिना की वजह से जो कोई खतरा होता है इंसानी जान को, इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर इकोनॉमी को वगैरह वगैरह, उन सारों को हम कहते हैं जी ये नेचुरल हैजर्ड्स होते हैं। लेकिन जब हम डिजास्टर की बात करते हैं, डिजास्टर इज बेसिकली अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ के ऊपर जो उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं उस वक्त वो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि मे occur ड्यू टू जियोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल या अदर फिनोमिना, और इसमें अर्थक्वेक्स, हरिकेन्स, फ्लड्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। अ डिजास्टर occurs when a hazardous event interacts with vulnerable elements। vulnerable elements कौन कौन से होंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट लाइफ हो सकती है वगैरह वगैरह, such as human population, infrastructure or ecosystems, causing significant harm, disruption and often necessitating external assistance। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। नेचुरल हैज़र्ड और डिज़ास्टर में फ़र्क आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि हैज़र्ड्स अराइज फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस एंड फोर्सेस सच एज जियोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल एंड अदर फिनोमिना। जियोलॉजिकल क्या होती हैं, जो अर्थ से रिलेटेड फोर्सेस होती हैं या अर्थ से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं उनको हम जियोलॉजिकल कहते हैं। मेट्रोलॉजिकल कौन से होते हैं, जिनको हम एटमॉस्फेयर रिलेटेड फिनोमिना कहते हैं, उनको बेसिकली हम मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना भी कहते हैं। और नेचुरल फिनोमिना इसके अलावा भी हो सकते हैं। और डिजास्टर इज द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द अकरेंस ऑफ नेचुरल हैजर्ड। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ हैजर्ड की अगर आप बात करते हैं तो 2 टाइप्स हैं, या तो वो नेचुरल हैजर्ड्स हैं, एक इस साइड पे लिखे हुए और दूसरी साइड पे भी नेचुरल हैजर्ड लिखे हुए हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और टाइप नंबर 2 है मैन मेड और टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स। तो नेचुरल हैजर्ड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, हाइड्रोलॉजिकल पानी से रिलेटेड, जैसे कि कोई डैम वगैरह टूट जाता है उससे हो सकता है, फिर क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स, फिर मेट्रोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, स्पेस डिजास्टर्स, ये सारी टाइप्स हैं नेचुरल डिजास्टर्स की। एंड मैन मेड डिजास्टर्स में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, पोल्यूशन, टेररिज्म, एक्सीडेंट्स वगैरह, ये सारे मैन मेड डिजास्टर्स हैं। तीसरी जो टाइप बेसिकली नेचुरल डिजास्टर्स दोबारा लिखी हुई है, ये बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर जो है ना ज़्यादा फोकस करके जब आप देखते हैं तो ये उसके लिहाज से उन्होंने एक और नई कैटेगरी बना के अलग से इस चार्ट में लिख दिया। आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने देखना हो तो फूड इनसिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स हो सकती है, या फिर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन हो सकती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जनाब, उनकी टाइप्स देखते हैं अब। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ रिलेटेड जो होंगे उनको आप कहेंगे जियोलॉजिकल, जैसे कि एवलांच, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज, सिंकहोल्स, वॉल्केनिक इरप्शंस आर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द
अर्थ्स वेरिएशन, अर्थ की अपनी मूवमेंट या अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट्स, या फिर अर्थ के अंदर जो प्रोसेस है जैसे कि लावा मैग्मा फॉर्मेशन वगैरह, उनकी वजह से ये वाले डिजास्टर्स हो सकते हैं, इधर अबव और बिलो इट सरफेस, चाहे सरफेस के ऊपर हो रहे हो तब भी वो जियोलॉजिकल डिजास्टर्स कहलाएंगे, चाहे सरफेस के नीचे वो अकर कर रहे हो। सेकंड वी हैव हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स। तो हाइड्रोलॉजिकल नाम से आया, हाइड्रो जिसका मतलब होता है पानी, तो वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स जो है वो हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में आएंगे, जैसे कि फ्लडिंग, सुनामीज आर सर्टेन वायलेंट इवेंट्स ट्रिगर्ड बाय वेरिएशंस इन वाटर क्वालिटी, movement or distribution often resulting from biological or geological activities। तो geological या biological activities की वजह से ये hydrological disasters हो सकते हैं। फिर क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स क्या होते हैं, लॉन्ग कॉज बाय लॉन्ग लिव्ड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो जगह जगह पे जो क्लाइमेट है वो आहिस्ता आहिस्ता वेरी करता जाता है, वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हम उसको बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स इमीडिएट एंड वायलेंट चेंजेस इन अर्थ्स एनवायरनमेंट क्लासिफाइड एज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड वाइल्डफायर्स। तो जो जो इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर पैरामीटर्स हैं वो जैसे जैसे चेंज होते हैं तो उस तरह से उस इलाके का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट हो सकता है। तो क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स क्या होते हैं जी, लॉन्ग लिव्ड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट जो है जैसे जैसे वेरी करता है या लॉन्ग टाइम उसमें वेरिएबिलिटी होती है, उसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाई विंड्स हैं या फिर वाइल्ड फायर्स हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर इवेंट्स हैं, ये सारे क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आपके पास आई के बटन में प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक रेन, स्नो और ड्राउट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो इस तरह की कंडीशंस हैं, रेन, स्नो या ड्राउट, इसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। Climate and environment causing widespread destruction and loss of life. And last we have biological disasters are catastrophic events causing diseases, disabilities and deaths in various species, often caused by microorganisms like infectious bacteria and viruses। ठीक है जी, आगे आते हैं जी मैन मेड डिजास्टर्स की तरफ। तो मैन मेड डिजास्टर्स की चार टाइप्स हमने ऊपर देखी थी। एक है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाना, उस चीज़ को हम कहते हैं बेसिकली हमारा जो हमारे इर्द गिर्द सारा जो पानी और हवा का निज़ाम है या जो इस ज़मीन का निज़ाम है, ये एक बैलेंस में चलता है, लेकिन अगर हम इसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं, द रिजल्ट विल बी दैट उसका बैलेंस खराब हो जाएगा। और अगर बैलेंस खराब हो जाएगा तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दिस सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल एंड इट विल रिजल्ट इन डिजास्टर्स। So it is a disaster caused by overconsumption of natural resources, reducing ecosystem services and increasing the risk of natural disasters like floods and landslides। तो अगर आप ओवर कंजप्शन करते हैं तो इकोसिस्टम का बैलेंस या उसकी सर्विसेज कम होंगी, जिसकी वजह से फिर रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और लैंडस्लाइड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ये भी आ सकता है कि इंक्रीज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो अगर वो इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से रिजल्ट वुड बी दैट ग्लेशियर्स जो है वो अर्ली मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। और हमने देखा 2022 में फ्लैश फ्लड्स या जो सुपर फ्लैश फ्लड्स जो है पाकिस्तान में आए थे, उनकी एक वजह ये भी थी कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। फिर है जी पोल्यूशन। तो पोल्यूशन नाम से जाहिर है गंदगी। पोल्यूशन इज आल्सो अ डिजास्टर एज इट कैन हैव हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स आप लोग पहले भी जानते हैं। पोल्यूशन जो है वो लैंड पोल्यूशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है, एंड इवन नॉइज पोल्यूशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन a man-made disaster negatively impacts natural resources, living organisms and environment quality, increasing risks of disasters and degrading the environment। फिर है जी टेररिज्म। तो टेररिज्म आपको पता है दहशतगर्दी को कहते हैं, और पाकिस्तान इस मसले का बड़ी देर से शिकार है। तो टेररिज्म इज अ मैन मेड डिजास्टर इन्वॉल्विंग वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी, वायलेटिंग क्रिमिनल लॉज यूजिंग टैक्टिक्स लाइक इंटिमिडेशन, मर्डर, बॉम्बिंग, किडनैपिंग, हाईजैकिंग एंड केमिकल वेपन्स टू क्रिएट अनरेस्ट एंड पैनिक। तो बेसिकली आपने पैनिक और अनरेस्ट क्रिएट करना है या लोगों को इंटिमिडेट करना है यूज ऑफ फोर्स के जरिए। एंड लास्ट वी हैव एक्सीडेंट्स। तो एक्सीडेंट्स जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, आपके रोड वगैरह पे भी होते हैं, जगह जगह पे एक्सीडेंट्स होते हैं। ये सारे मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं क्योंकि ये बेसिकली ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं।
Accidents including industrial, technical and transportation related accidents involving hazardous materials can sometimes lead to disasters. तो अगर उन एक्सीडेंट्स के अंदर हैजर्डस मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि 2-3 साल पहले हमने 2-3 केसेस ऐसे देखे थे कि लाइक ये जीटी रोड के ऊपर ऑयल टैंकर जो है वो उलट जाते थे, तो वो भी एक डिज़ास्टर सिचुएशन हो सकती थी। उसके नज़दीक अगर कोई एक बंदा जो है वो सिगरेट जलाना शुरू हो गया या फिर जलाता है, तो वो दैट कैन कॉज अ डिज़ास्टर, के जो भी जितने भी लोग उसके आसपास हैं वो सारे के सारे जो है वो आतिश का शिकार हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे आते हैं जी, स्केल ऑफ डिजास्टर और एलिमेंट्स एट रिस्क पे। स्केल ऑफ डिजास्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है जी? लीड टाइम अवेलेबल कि कहाँ से वो एक्टिविटी शुरू हुई है और कल्मिनेट कहाँ पे हुई है, जहाँ पे जाकर वो एग्जीक्यूट पूरी की पूरी हो गई है, उसको हम कहते हैं लीड टाइम। ठीक है, तो लीड टाइम अवेलेबल जो है इट ऑल्सो गिव्स अस अ मेजर ऑफ के जो डिजास्टर है वो कितना डेडली हो सकता है। फिर है जी इंटेंसिटी ऑफ हैजर्ड, वो हैजर्ड खुद कितना ज़्यादा इंटेंस है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। लाइक बारिश जो है वो बहुत स्लो हो रही है या बहुत तेज़ हो रही है, या स्नोफॉल जो है बहुत तेज़ हो रही है स्लो हो रही है, किस तरह से। फिर ड्यूरेशन है कि कितनी देर वो चीज़ रहती है। फिर टाइम ऑफ अकरेंस है कि किस टाइम पे वो जो डिज़ास्टर है वो अकर किया है। फॉर एग्जांपल जो मरी का इंसिडेंट हुआ था 1-2 साल पहले, वहाँ पे स्नोफॉल जो है वो ऐसे टाइम पीक टाइम पे हुई थी जबकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा उस इलाके में चल रही थी, तो उसकी वजह से भी जो डिज़ास्टर का स्केल है वो इंक्रीज कर गया था, क्योंकि ऐसे टाइम पे राइट टाइम पे था कि भाई उससे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पे आ गई। फिर वल्नरेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स एट रिस्क, तो जो एलिमेंट्स एट रिस्क हैं जिनको उसकी उस डिज़ास्टर की वजह से कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, उनकी वल्नरेबिलिटी कितनी है, आया कि वो प्रोटेक्टेड है या फिर वो वल्नरेबल है, वो उन्होंने कोई हिफाजत नहीं ली हुई, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिज़ास्टर, या उनको पता ही नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन उनके ऊपर डिज़ास्टर आ जाता है, ये भी बात हो सकती है। फिर स्पेशियल एक्सटेंट, स्पेशियल एक्सटेंट स्पेस से निकला है जी, तो कितने बड़े पैमाने पे वो डिज़ास्टर अकर करता है, आया कि छोटी सी पॉकेट में है या बहुत बड़े पैमाने पे है। और अगर छोटी सी पॉकेट पे है, हो सकता है वो कंसनट्रेटेड होने की वजह से ज़्यादा डेडली हो जाए, इंटेंस ज़्यादा हो जाए। और अगर वो एक्सपेंडेड कॉन्टेक्स्ट में है तो हो सकता है कि वो डाइल्यूट हो जाए, उसका इम्पैक्ट कम आए लेकिन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करे। ठीक है जी। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड एसेट्स के, जिस जगह पे वो डिजास्टर है वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं या बहुत कम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे एसेट्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है या नहीं है, इंडस्ट्री है या नहीं है, हाउसिंग है या कोई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अगर वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसको रोकते हैं या नहीं, या फिर वो उसका शिकार हो जाते हैं या नहीं। और एलिमेंट एट रिस्क की अगर बात करते हैं तो पीपल, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ, पर्सनल प्रॉपर्टी, हाउसिंग, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, क्रॉप्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, फिर टेलीफोन, इलेक्ट्रिक पोल्स, सीवरेज सिस्टम, फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, फिर बोट्स, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्ट साइड बिल्डिंग्स और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे जो हैं दे आर वल्नरेबल टू द रिस्क ऑफ डिजास्टर। इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर पे आते हैं। 3 टाइप के इफेक्ट्स हैं ये डिजास्टर के, ये मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। एक तो है जी कि जब कोई भी डिजास्टर है जो उसके डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सैलाब आया, उसने डायरेक्टली जिस घर को हिट किया वो घर तबाह हो गया, तो वो उसका प्राइमरी इम्पैक्ट है। ठीक है, डायरेक्टली उस वाटर की फोर्स की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है उसको हम कहते हैं जी प्राइमरी इफेक्ट है। और अगर लाइक अर्थक्वेक है फॉर एग्जांपल, उसकी वजह से कोई बिल्डिंग गिरती है, दैट इज अगेन द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ दैट डिजास्टर। लेकिन सेकेंडरी इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी इम्पैक्ट्स आर बेसिकली एन ऑफशूट ऑफ द प्राइमरी इम्पैक्ट्स। फॉर एग्जांपल कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो उसका एक तो प्राइमरी इम्पैक्ट ये होगा कि बिल्डिंग्स गिर जाएंगी या बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाएंगी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दरम बरहम हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि किसी लाइक पावर प्लांट पे या फिर किसी ऑयल रिफाइनरी पे या फिर किसी भी ऐसी जगह पे अगर आता है अर्थक्वेक, तो उससे जो केमिकल्स के कंटेनर्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं और वो बहुत डेडली केमिकल्स हो सकते हैं, उनके मिक्सचर से तबाह बर्बादियाँ जो है ना वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। प्राइमरी इम्पैक्ट उसका था डायरेक्टली इमेज बिल्डिंग्स को हिट करना या फिर उनके ऊपर फोर्स लगाना। सेकेंडरी क्या है कि उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है कि आगे से जाके कोई केमिकल्स वगैरह मिक्स होना शुरू हो गया है या फिर कोई इस तरह का चेन रिएक्शन चल गया जिसकी वजह से कोई धमाका हुआ है या कोई इस तरह का काम हुआ है, उसको आप कहते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। और टर्शरी क्या होता है? दीज आर बेसिकली द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑफ द डिजास्टर्स। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं।
occurs as a result of process itself, like flood या collapse वगैरह, collapse of buildings during a flood. फिर secondary effects, primary effects cause events like fires, electrical power outages, floods, hurricanes वगैरह. Secondary effects occur due to primary effects of earthquakes, floods or landslides. फिर tertiary effects जो हैं, flood, volcanic eruptions and other primary events can cause long term effects such as, कौन कौन से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, हैबिटेट लॉस हो सकता है, परमानेंट रिवर चैनल चेंज हो सकता है और क्रॉप फेलियर हो सकता है. ये सारे उसके टर्शरी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या टर्शरी इफेक्ट्स हो सकते हैं. आगे आते हैं जी डिजास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट में. तो बेसिकली इसमें 4 टाइप्स भी हैं और 6 स्टेप्स भी हैं. आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं. ज़्यादातर हम 4 पे फोकस करते हैं क्योंकि ज़्यादातर यही टेबल आपको देखने को मिलेगा. तो डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज and responsibilities for handling humanitarian emergencies including preparedness, response, recovery to minimize the impact of such disasters. तो इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है, ये मिटिगेशन से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड 4 इस तरह से ये चलता है जी. तो मिटिगेशन जो है वो प्री डिजास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स होती हैं. फिर प्रिपेयर्डनेस जो है इट इन्वॉल्व्स एजुकेशन, आउटरीच, ट्रेनिंग, इमरजेंसी मैनेजमेंट. फिर रिस्पांस जो है इमीडिएट रिस्पांस एफर्ट है. रिकवरी जो है पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लान है. आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. मिटिगेशन क्या होती है, मिटिगेशन एक्टिविटीज एम टू रिड्यूस द लाइकलीहुड और इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, के जो इवेंट होना है या डिजास्टर होना है उसकी लाइकलीहुड को ही कम कर दें, कि उस इवेंट को प्रिवेंट करने की जितनी कोशिश की जा सकती है वो आप करते हैं. इसको आप कहते हैं मिटिगेशन. इंक्लूडिंग मेजर्स सच एज बिल्डिंग कोड्स, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, अपडेट्स. आप ये सारा कुछ करते हैं तो हो सकता है कि वो हैजर्ड तो आए लेकिन वो डिजास्टर में तब्दील ना हो. आप इतनी फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना लें कि ऑल्दो फ्लड या फिर रिवर इन फ्लड आया है लेकिन स्टिल आपकी जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हो बिल्डिंग कोड्स की वजह से और रिस्क एनालिसिस की वजह से कि भाई आपने उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस या फिर फ्लड रेजिस्टेंट बना दिया तो फिर वो डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होंगे. ठीक है जी. फिर जोनिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट, ये भी आप कर सकते हैं ताकि इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकें. बिल्डिंग यूज रेगुलेशन, सेफ्टी कोड्स, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन. Mitigation in disaster management involves incorporating measures into development planning, utilizing information on hazards, and forming public policies to modify disaster causes or effects. डिजास्टर की जो कॉजेज है ना, कॉजेज और इफेक्ट्स, उनको मॉडिफाई करने के लिए आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट प्लानिंग करते हैं ताकि डिजास्टर की जो कॉजेज हैं या फिर उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके या फिर मॉडिफाई कर सके. किसके ऊपर होते हैं इम्पैक्ट्स, पीपल, प्रॉपर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. ठीक है जी. फिर दूसरा स्टेप आता है जी प्रिपेयर्डनेस. तो मैंने आपको बताया था 4 या 6 स्टेप्स हो सकते हैं. यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स नजर आ रहे हैं लेकिन ये देखिएगा कि नेक्स्ट में यहाँ पे आपको 6 स्टेप्स भी नजर आएंगे. अभी प्रिपेयर्डनेस पे आते हैं. प्रिपेयर्डनेस क्या है, ये भी अगेन प्री डिजास्टर मैनेजमेंट है. यहाँ पे आपको ये साइकिल नजर आ सकता है. ये साइकिल आप डायग्राम के तौर पे अपने पेपर में भी बना सकते हैं कि प्री डिजास्टर जो है ये 2 चीज़ें हैं कि सबसे पहले आप प्रिवेंशन करते हैं और फिर प्रिपेयर्डनेस. प्रिवेंशन या फिर जिसको आप मिटिगेशन कहते हैं, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, फिर प्रिपेयर्डनेस. फिर यहाँ पे डिजास्टर अकर करता है, फिर बाद में आप सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है जी, रिस्पॉन्ड करते हैं और एंड में आप रिकवरी की तरफ जाते हैं. ठीक है जी. सो प्रिपेयर्डनेस फेज इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स बाय गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू सेव लाइव्स, मिनिमाइज डैमेज एंड इंप्रूव डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेशंस. एमरजेंसी एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग वगैरह आप करवा सकते हैं. वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल करें. एमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं. इवैक्यूएटिव प्लान एंड ट्रेनिंग आप रख सकते हैं. फिर रिसोर्स इन्वेंट्रीज आप बना सकते हैं. एमरजेंसी पर्सनल या कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आप बना सकते हैं. ये सारी प्रिपेयर्डनेस है कि जब हमारा अगर कोई डिजास्टर आता है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई हमने लोगों को इवैक्यूएट किस तरह से करना है, कौन कौन से कोड्स होंगे जिससे हम लोगों को शॉर्ट टाइम में ज़्यादा हेल्प दे सकते हैं, उनको वार्न इजीली कर सकते हैं. ये सारा प्रिपेयर्डनेस में आता है. म्यूचुअल एड एग्रीमेंट्स, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन वगैरह. फिर रिस्पॉन्स आता है कि जब डिज़ास्टर अकर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ास्टर या फिर क्राइसिस, तो उसके बाद आप किस साइड पे जाएंगे, रिस्पॉन्स. इमीडिएट जो आपका रिस्पॉन्स होगा कि भाई सबसे पहली जो आपकी
प्रायोरिटी होती है वो इंसानी जान होती है, उसके बाद लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उनकी बिलोंगिंग्स हैं, कैटल है वगैरह वगैरह एनिमल्स, तो उन सारों को बचाना होता है, तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। एमरजेंसी रिस्पॉन्स एम्स टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू मेंटेन लाइफ, लाइफ को मेंटेन करना है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है एंड सपोर्ट अफेक्टेड पॉपुलेशंस फोकसिंग ऑन बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स के ऊपर आप फोकस करेंगे, उस वक्त आप लग्जरीज नहीं दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप उनको हाई स्केल जो है लिविंग अरेंजमेंट्स नहीं दे रहे, आप उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं और लाइफ को मेंटेन करते हैं until sustainable solutions are found. And last we have during an emergency population recovers and rebuilds. Recovery की तरफ आप आते हैं, transitioning from immediate relief to long term sustainable development. तो जब आप immediate relief या फिर short term relief जो आपने दे दिया रिस्पॉन्स के जरिए, ये ऊपर जो आपने लिखा हुआ था, तो उससे आप ट्रांजिशन करते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कि अब हमने रिकवर किस तरह से करना है और अपनी कम्युनिटी को दोबारा से डेवलप किस तरह से करना है। द रिस्पॉन्स फेज फोकसेस ऑन बेसिक नीड्स एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। ये रिस्पॉन्स फेज जो है ये बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस करती है, जबकि जो रिकवरी है इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये 6 प्रोसेसेस हैं जी, ये 6 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। प्री डिज़ास्टर जो है वो उसमें क्या क्या आते हैं आपके पास, प्रिवेंशन है सबसे पहले, अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो उसके इफेक्ट्स या फिर उसकी कॉजेज जो है उनको मिटिगेट कर दें, मिनिमाइज कर दें, मॉडिफाई कर दें। और अगर वो नहीं कर सकते फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी प्रिपेयर्डनेस कि भाई अगर नहीं होना है हादसा तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हों, टीमें तश्कील दें, कोड्स वगैरह अपने जनरेट करें। फिर चौथे पे आता है जी आपका रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ऊपर से शुरू होगा रिस्पॉन्स, और फिर नंबर 5 पे आएगा आपकी रिकवरी एंड नंबर 6 पे रिकंस्ट्रक्शन, ओवरऑल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट वी हैव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम लेना चाह रहे हैं। आफ्टर द डेडली अक्टूबर 8 2005 अर्थक्वेक दैट रॉक पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज में अर्थक्वेक आया था, कश्मीर वाली साइड पे और केपीके में ज़्यादातर। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस 2007 which effectively became law in 2010 under the नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है जी, तो एनडीएमए एक्ट जो है, एनडीएम एक्ट वो 2010 में अप्रूव हुआ था, ऑर्डिनेंस जो है 2007 में था, और इसके अंडर जो है आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो क्रिएट की गई। एनडीएमए एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग एजेंसी, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग एजेंसी है किसके लिए, फॉर रिलीफ एफर्ट्स between and among armed forces, civilian rescue agencies, emergency teams and the UNO। ठीक है जी, तो ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी भी रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है और मॉनिटर करती है, उसमें चाहे आर्मी खुद इन्वॉल्व है, चाहे सिविलियन एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, चाहे यूएनओ की टीमें हैं, चाहे इमरजेंसी टीम्स कोई और है, उन सारों को ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है जी, फिर पाकिस्तान इज वल्नरेबल टू वाइड रेंजिंग हैजर्ड्स like floods, earthquake-related disasters are causing colossal loss of human life and material. Climate change is huge threat to economic prosperity of Pakistan. The Global Climate Risk Index report 2018, Pakistan the 8th most affected country from climate change. और एनडीएमए लैक्स ओनरशिप, मेन जो ड्रॉबैक है या इशू है वो ये है कि लैक्स ओनरशिप फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा रही। और लास्ट टॉपिक है जी हमारा आज का, that is avalanche, which is the first natural disaster that we are going to discuss. Avalanche क्या होता है जी? An avalanche is a mass of snow often mixed with ice and debris which travels down mountain sides destroying all in its path। तो बेसिकली पहाड़ के ऊपर से जो स्नो आती है और उसमें इवन आइस भी मिक्स हो सकती है। अच्छा, स्नो जो है ये लाइट होती है, ठीक है, और बड़ी लाइट और बड़ी सी ना डिस्पर्स कह सकते हैं आप। फिर जो आइस है दैट इज हैवी, हैवी और सॉलिड। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आप जब मरी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी आप स्नोफॉल देखने जाते हैं, आप आइस फॉल नहीं देखने जाते। स्नो क्या होती है, वो जो ऊपर से छोटे छोटे दाने से गिरते हैं और अगर आपके हाथ पे गिरते हैं तो वो 2 मिनट रहते हैं, लेकिन फिर वो मेल्ट अवे हो जाते हैं और उनका आपके हाथ के ऊपर या आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं करते। लेकिन उसी के बरअक्स अगर आपको आइस मारी जाए ऊपर से, छोटे छोटे गोले जो हैं वो डेंस आइस के हों,
तो फिर क्या होगा, सर भी फट सकता है, हाथ पे भी जो है ना वो निशान आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जख्म आ सकते हैं। आइस वो होती है जो कि आप फ्रिज वगैरह में से निकालते हैं, फ्रिज में जो बर्फ़ पड़ी होती है उसको हम आइस कहते हैं। वो आपने देखा होगा कि अगर वो आपके हाथ पे लगे या हाथ पे गिरे तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो अगर ऊपर आसमान से आइस गिरना शुरू हो जाए तो उसका बहुत ज़्यादा उसके बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आसमान से आइस नहीं, स्नो गिरती है, ठीक है। तो स्नो और आइस का डिफरेंस आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक हो गया। कॉजेज ऑफ एवलांच में आ जाते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओवरलोडिंग और हैवी स्नोफॉल। तो अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और वो ओवरलोड कर देती है माउंटेन साइड्स को, तो फिर उसकी वजह से भी एवलांच आ सकते हैं। इट डिपॉजिट स्नो इन अनस्टेबल एरियाज एंड पुट्स प्रेशर ऑन द स्नो पैक। दूसरा है जी वार्म टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा वार्म है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि स्नो जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्ट होगी तो उसकी मूवेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, और अगर मूवेबिलिटी इंक्रीज करती है तो वो फिर माउंटेन साइड से नीचे को स्लाइड करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से जो है एवलांच आ सकता है। वार्म टेम्परेचर दैट कैन लास्ट सेवरल आवर्स अ डे कैन वीकन सम लेयर्स सम ऑफ द अपर लेयर्स ऑफ स्नो। ऊपर जो अपर लेयर्स ऑफ स्नो है उनको वो वीकन कर देगी, क्योंकि उनके ऊपर टेम्परेचर का असर होगा, तो वो इतने लो टेम्परेचर पे नहीं होगी बल्कि हाई टेम्परेचर पे होगी। हाई टेम्परेचर पे होंगी तो फिर उनकी जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीकन हो जाएंगी। मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकन होंगी तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देंगी एंड कॉज इट टू स्लाइड डाउन। फिर स्लोप एंगल, लेयर्स ऑफ स्लो बिल्ट अप। अब स्लोप एंगल पे भी डिपेंड करता है कि भाई एवलांच आता है या नहीं। अगर बहुत ज़्यादा लाइक स्टेबल स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, तो उसके ऊपर स्नो ज़्यादा देर खड़ी रह सकती है। अगर बहुत स्टीप स्लोप है जैसे कि नांगा पर्वत पे बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स हैं, तो उससे स्नो बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती एंड इट वुड स्लाइड डाउन। थोड़ी बहुत रहती है लेकिन उससे ज़्यादा वो बिल्डअप बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। Layers of snow build up and slide down the mountain at a faster rate as steep slopes can increase the speed of the snow. टाइप्स ऑफ एवलांच पे आते हैं। तो आगे हमारे पास वैसे 3-4 टाइप्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। स्लैब एवलांच क्या होता है? स्लैब्स हम कहते हैं लेयर्स को। स्लैब जो है इस तरह लेयर्स या फिर टुकड़े जो बने होते हैं उनको हम कहते हैं स्लैब्स, ठीक है। तो एक स्लैब जो है वो दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करना शुरू होती है तो उसको हम कहते हैं स्लैब एवलांच। यानी कि डिफरेंट पैक्स ऑफ स्नो बने हुए हैं, और जब एक पैक जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है या उसकी बॉन्डिंग नीचे वाले के साथ टूटती है या ऊपर वाले की मूवेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो दैट वुड रिजल्ट इन स्लैब एवलांच के भाई वो नीचे को इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगा एज अ लेयर, ठीक है जी। तो फ्रेश डैम्प स्नो जो ताज़ा ताज़ा गिरी होती है, और जो डैम्प स्नो यानी कि पानी वाली स्नो होती है वो, या फिर ब्रिटल स्नो, ऐसी स्नो जो कि ऐसे टूट जाएगी जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास वो आप ज़मीन पे गिराएं तो वो टूटता है, वो ब्रिटल होता है। तो इस तरह की स्नो अगर टूटती है तो दैट कैन मूव इन द फॉर्म ऑफ एन एवलांच, और वो स्लैब एवलांच होगा। नेक्स्ट वी हैव पाउडर स्नो एवलांच, और इसकी स्पीड जो है वो 140 किलोमीटर तक होती है, लेकिन जो पाउडर स्नो एवलांच है उसकी स्पीड 300 किलोमीटर तक जा सकती है। और पाउडर स्नो एवलांच क्या है? Fresh powder snow falls to find traction on an older layer, fails to find traction। तो जो नई स्नो गिरती है पहाड़ की साइड पे, इट फेल्स टू फाइंड ट्रैक्शन। वो नीचे वाली जो स्नो है उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकती, या फिर इतनी ज़्यादा एडहेसिव नहीं होती, एंड द रिजल्ट वुड बी कि वो नीचे ही स्लाइड करना शुरू कर देगी, ठीक है जी। और ये सॉफ्ट होती है, पाउडर स्नो होती है, ये फ्रेश और डैम्प स्नो होती है। एंड ग्लेशियर एवलांच, तो ग्लेशियर हम सॉलिड आइस को कहते हैं, जो कि काफ़ी देर स्नो गिरने की वजह से और उधर टेम्परेचर लो रहने की वजह से वो सोलिडिफाई हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उसका वजन भी हो जाता है, एंड इट बिकम्स काइंड ऑफ आइस शीट, ठीक है। तो ग्लेशियर्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन भी होती है। ग्लेशियर्स जो हैं उनको, उनके ऊपर कैंप्स भी लगाते हैं लोग, आर्मी वाले जो है उनके ऊपर चलते भी हैं। तो ग्लेशियर अगर एवलांच आता है तो वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है, क्योंकि उसका मैस बहुत ज़्यादा होता है, और उसका इनर्शिया जो मोमेंटम है बेसिकली उसका, वो बहुत ज़्यादा होगा, और इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और हाई डेंसिटी होती है। और सेक्शंस ऑफ द एजेस ऑफ ए ग्लेशियर ब्रेक अवे एंड कॉज एन एवलांच, ठीक है जी। यही टाइप्स ऑफ एवलांच नीचे भी हमारे पास लिखी हुई हैं। ये लास्ट हमारे पास है लूज स्नो एवलांच है कि जी कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स ऑफ्टन सीन आफ्टर फ्रेश स्नोफॉल। फ्रेश स्नोफॉल के बाद जो एवलांच आता है उसको आप लूज स्नो एवलांच कहते हैं। बेसिकली वो
loosely held snow होती है. Since the snow does not have time to settle down fully or made loose by sunlight, snowpack is not solid. सेकंड है जी स्लैब एवलांच. तो स्लैब एवलांच मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी ऊपर बता दी है. फिर थर्ड है जी पाउडर स्नो एवलांच. इसको भी हमने डिस्कस कर लिया. 190 माइल्स पर आवर या फिर 300 किलोमीटर्स पर आवर तक इसकी जो स्पीड है वो जा सकती है. ठीक है. एंड लास्ट वी हैव वेट स्नो एवलांच. दीज आर क्वाइट डेंजरस एज दे ट्रेवल स्लोली ड्यू टू फ्रिक्शन. तो वेट स्नो जो है वो स्लोली चलती है ड्यू टू फ्रिक्शन. और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इट कैन कलेक्ट डिब्रीज फ्रॉम द पाथ. तो डिब्रीज जो है वो छोटे छोटे पत्थरों को हम कहते हैं. उसमें डस्ट भी होती है, उसमें छोटे पत्थर भी होते हैं. तो जब ये छोटे पत्थर भी स्नो के साथ एवलांच की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे तो दे कैन बी वेरी डेडली व्हेन दे हिट देयर टारगेट्स. ठीक है जी. The avalanche comprises of water and snow at the beginning. तो शुरू में इसमें वाटर एंड स्नो होता है, लेकिन बाद में इसमें डिब्री भी आ सकती है. तो ये था जी आज का लेक्चर. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा. डिटेल में हमने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और डिजास्टर्स की टाइप्स और एवलांच को डिस्कस किया है. आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग सर्कल. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.